नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिज्ञेस में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 29 अप्रैल और 29 अप्रैल को जो है आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, जो कि आपका यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है कि समाप्त हो गया है। तो सेकेंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उनसे प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जो है देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग जो है चैनल पे नए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लेंगे और पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न आपका यहाँ पर जो पूछा गया था, वो आपका यहाँ पर पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो है सर हेनरी लॉरेंस ने कहाँ ब्रिटिश रेजिस्टेंस की रक्षा या नेतृत्व जो है किया था। तो इसका जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ जो है इसका राइट आंसर था। हेनरी लॉरेंस ने जो है अवध लखनऊ के जो है मुख्य आयुक्त थे। 30 जून 1857 को चिन्हट के युद्ध के हार के बाद जो है वह लखनऊ की रेजिडेंसी में विद्रोहियों से जो है घिर गए थे और 4 जुलाई 1857 को लखनऊ की घेराबंदी के दौरान जो है उनकी मृत्यु जो है आपका हो गया था। तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो है पूछा गया था। इसके अलावा जो है वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर हम बताते हुए चलें कि जिनका भी एग्जाम आने वाले दिनों में, आने वाले शिफ्टों में बचा हुआ है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि अभी जितने भी शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उसका तो एक पीडीएफ पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही जो है इस बार जो है मैंने कुछ नया करने का प्रयास किया है, तो उसका जो है मॉक भी जो है हम डेली रात को आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देते हैं, यानी कि मॉक प्लस पीडीएफ। साथ में हमने कुछ दिन पहले जो है आपके यहाँ पर एसएससी जीडी 2026 एग्ज़ाम के लिए जो है एक टेलीग्राम का प्रीमियम ग्रुप बनाया था, जहाँ पर आपको 13 जो मॉक टेस्ट यहाँ पर दिए गए थे। हर मॉक में आपके 50 से 60 क्वेश्चन जो है रहते हैं, तकरीबन 1000 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर कराए गए थे। साथ में उसका बिलिंगुअल पीडीएफ भी जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया था, तो आप इसको भी दे सकते हैं। साथ में 200 प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी रहेंगे और 100 टॉप मैथ क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ में 40 प्लस इंपॉर्टेंट और टॉपिक वाइज जो प्रयास ई बुक है वो भी आपको यहाँ पर फ्री मिलता है। मात्र 49 रुपये में आप इन सभी चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। ज्वाइन करने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से भी संपर्क करके जो है आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला जो प्रश्न होगा वो आपका यहाँ पर जो पूछा गया था कि सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस काव्य कृति के लिए जो है वर्ष 1968 में प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। 4 ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है चिंदबड़ा का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली जो है पहले हिंदी कवि थे आपके सुमित्रा नंदन पंत। तो आप इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत की अन्य प्रमुख पुस्तकों की बात करेंगे तो पल्लव, वीणा, गुंजन, ग्राम्या, युगवाणी, स्वर्ण किरण, उत्तरा, ठीक है। नाटक की बात करेंगे तो जिसना हार, ये सभी जो है आपका है। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए 1968 में इनको जो है मिला था। चिंदबड़ा के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी इनको मिला है 1960 में कला और बुरा चांद के लिए। इसके अलावा उपाधि की बात करेंगे तो प्रकृति के सुकुमार कवि से जो है इनको जो है नवाजा गया है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की अवधारणा जो है किस वर्ष यहाँ पर जो है लागू किया गया था। 4 ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है 1960, 1966 और 67 में भी शायद आपके ऑप्शन में 1960, 1970 यानी दशक का दिया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका 1970 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मेनली जो है 1966 और 67 में जो है आपका यहाँ पर एमएसपी जो है लागू किया गया था। तो एमएसपी प्रणाली को आधिकारिक तौर पर 1966 से 67 में पेश किया गया था। इससे पहली बार जो है हरित क्रांति के दौरान गेहूं के लिए लागू किया गया था, ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित जो है की जा सके और किसानों को कीमतों में जो है गिरावट से जो है यहाँ पर बचाया जा सके। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला है कि भारत में राज्य को कर हस्तांतरण जारी करने की घोषणा कौन सा निकाय या मंत्रालय करता है। और राइट आंसर केंद्रीय वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है नियमित किस्तों में राज्यों को उनका कर हिस्सा जारी करता है। उदाहरण के लिए वित्त मंत्रालय अक्सर प्रेस सूचना ब्यूरो के माध्यम से जो है राज्यों को जारी की गई धनराशि का जो है विवरण देता है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 280 है, जो कि आपके वित्त आयोग के गठन से संबंधित है और यह बताता है कि केंद्र के कुल कर संग्रह का कितना प्रतिशत जो है राज्य को मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। लेकिन वास्तविक घोषणा राशि की निकासी जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा ही जो है आपका यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको जो है याद रखेंगे, ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था। इसके अलावा जो है और
प्रश्न पूछे गए थे, जैसा कि पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ विश्व के सबसे बड़े सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। राइट आंसर गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरवन डेल्टा जो है भारत, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आपका यहाँ पर फैला हुआ है। यहाँ जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम पर बना हुआ है। विशेषता की बात करेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पेड़ों के कारण इसका नाम जो है सुंदरवन पड़ा। और यह जो है रॉयल बंगाल टाइगर की प्रमुख प्राकृतिक आवास है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा जो है इसे प्राप्त है। ठीक है, अगला है मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए जो है कितने मुख्य आयामों यानी कि कारकों का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। HDI जो है इन 3 चीज़ों पर ही फोकस करता है। एक आपका है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ यानी कि लंबा और स्वस्थ जीवन, मेजर्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसके अलावा एक है आपका नॉलेज मेजर्ड बाय स्कूलिंग ईयर्स, एंड एक आपका है ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि मेजर्ड बाय GNI पर कैपिटा। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला है पहली बार ब्लैक होल की वास्तविक तस्वीर कब और कहाँ देखी गई। तो इसका राइट आंसर M87 गैलेक्सी के केंद्र में जो है देखा गया था। तो राइट आंसर आपका यह हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने जो है 10 अप्रैल 2019 को M87 गैलेक्सी के केंद्र में स्थित सुपर मैसिव ब्लैक होल की पहली छवि जो है जारी की थी। और ये छवि जो है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा लिया गया था। और दूरी की बात करेंगे तो ये पृथ्वी से लगभग 55 मिलियन प्रकाश वर्ष जो है आपका यहाँ पर दूर है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसके अलावा दूसरा इमेज की बात करेंगे तो आप हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में स्थित सेजिटेरियस ए है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन बंगाल का नवाब नहीं था, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द नवाब ऑफ बंगाल। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर औरंगजेब आपका यहाँ पर हो जाएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन आपके ऑप्शन में भी औरंगजेब ना हो, कोई और हो, वही आपका यहाँ पर राइट आंसर था। बाकी बंगाल के नवाब की बात करेंगे तो मुर्शिद कुली खां जो कि बंगाल के पहले स्वतंत्र नवाब थे 1717 से 1727। अलीवर्दी खां की बात करेंगे तो इन्होंने जो है 1740 से 1756 तक जो है बंगाल के नवाब के रूप में जो है शासन किया था। सिराजुद्दौला जो है बात करेंगे तो अलीवर्दी खां के पोते थे और बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब थे जो 1757 में प्लासी के युद्ध में लड़े थे। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला है मेक इन इंडिया कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत कब हुआ था। राइट आंसर जो है 25 सितंबर 2014। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो है भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बदलना और घरेलू विनिर्माण को जो है यहाँ पर बढ़ावा देना है। ठीक है, अगला है सरकारी नौकरी के संदर्भ में नॉन गेजेटेड पद का सही अर्थ क्या है। ठीक है, नॉन गेजेटेड का सही अर्थ आपसे पूछा गया था। तो वे कर्मचारी जिनका नाम सरकारी राज्यपत्र पर प्रकाशित नहीं होता है वो आपका नॉन गेजेटेड होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन सा है। ईसाई का जो है शुद्ध वर्तनी आपको बताना था। तो ईसाई जो है ऑप्शन नंबर सी वाला जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। इसके अलावा अन्य संबंधित शुद्ध शब्द में जो है शुद्ध शब्द में जो है आपका ईश्वर को याद रखिएगा, इच्छा को याद रखिएगा, ऊर्जा को याद रखिएगा। पूछा जा सकता है, याद रख लेंगे। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। कर्मनाशा का पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो कर्मनाशा है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हिमालय भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। राइट आंसर उत्तरी सीमा। ठीक है, उत्तरी सीमा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं भी क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई जो है किस क्षेत्र में सबसे अधिक है। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर पश्चिमी हिमालय में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी हिमालय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी हिमालय जो है 400 किलोमीटर पूरा 150 किलोमीटर की तुलना में बहुत अधिक चौड़ा है। यह चौड़ाई मुख्य रूप से जो है कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में है। पूर्वी हिमालय में संपीड़न बल यानी कि कंप्रेसिव फोर्स अधिक था, इसलिए वहाँ की चौड़ाई कम है, जबकि पश्चिम भाग जो है कम संपीड़ित होने के कारण अधिक चौड़ा है। अगला है कि भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली कौन सी है जिसे ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए जो है विकसित किया गया है। राइट आंसर भार्गवास्त्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है सोलर डिफेंस और एरो स्पेस LTD के द्वारा लिमिटेड के द्वारा जो है विकसित भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली है जो कि 6 किलोमीटर से अधिक दूरी से ड्रोन का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर देती है। एक साथ जो है 64 प्लस मिसाइलें दाग सकती है। प्रलय की बात करते हैं तो यह एक सतह से सतह को मार करने वाली कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, ना कि माइक्रो मिसाइल। आपसे माइक्रो पूछा गया था तो इसका राइट आंसर भार्गवास्त्र जो है आपका हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है यदि वो संतुष्ट है कि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है। राइट आंसर अनुच्छेद 360 हो जाएगा।
एग्जैक्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति इनमें से क्या कर सकता है, तो सरकारी कर्मचारियों का जो है आपका वेतन रोक सकता है, यह आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का कोई आपके ऑप्शन था, ठीक है। बाकी 360 जो है वित्तीयपात काल के प्रावधानों से संबंधित है। यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो कि भारत की वित्तीय स्थिरता खतरे में है तो उसकी घोषणा कर सकता है। और आपको बताते हैं कि भारत में अभी तक एक बार भी जो है अनुच्छेद 360 का उपयोग नहीं हुआ है, यानी कि वित्तीय आपातकाल अब तक एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। तो आप इसको याद रख लेंगे। अगला है आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। चार ऑप्शन जो है इसी प्रकार से दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन विराट कोहली का था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विराट कोहली ने जो है वर्ष 2023 विश्व कप की 11 पारियों में जो है 95.96 के औसत से जो है रिकॉर्ड 765 रन बनाए, जिसमें 3 शतक था, 6 जो है अर्धशतक भी शामिल था। यह किसी भी एक विश्व कप संस्करण में किसी बल्लेबाज के द्वारा बनाया गया सर्वाधिक रन है, ठीक है। तो आप इसको याद रख लेंगे। अगला है वर्दी पहनकर ड्यूटी करने वाले सरकारी अधिकारियों को जो है किस श्रेणी में जो है रखा जाता है। चार ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे, उन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन वर्दीधारी कर्मचारी जो है इसका राइट आंसर था, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसको भी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI जो है कौन जारी करता है। चार ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर दिया गया था आर्थिक सलाहकार कार्यालय यानी ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। तो थोक मूल्य सूचकांक जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा हर महीने यहाँ पर जारी किया जाता है। यह सूचकांक जो है केवल वस्तुओं के थोक स्तर पर होने वाले मूल्य परिवर्तन को जो है नापता है। आधार वर्ष की बात करेंगे तो वर्तमान में WPI के लिए आधार वर्ष जो है 2011-12 है। इसमें कुल जो है 697 वस्तुएं शामिल हैं। इसे जो है 3 मुख्य समूह में बांटा गया है। विनिर्माण उत्पाद सर्वाधिक जो भार है, इसके अलावा प्राथमिक वस्तुएं और ईंधन एवं शक्ति, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला है पुलिस थाने का सर्वोच्च प्रभारी अधिकारी जो है कौन होता है। SHO जो है इसका राइट आंसर होगा स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी कि थाना प्रभारी, इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। आमतौर पर इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर जो है इस रैंक पर होता है, ठीक है। और बड़े शहरों के मुख्य थाने प्रभारी को जो है कोतवाल यहाँ पर कहा जाता है। अगला है कि यदि किसी वस्तु पर होने वाले हानि विक्रय मूल्य का 20% है तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर 16.67% जो है आपका यहाँ पर लॉस जो है जो हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस 16.67%, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। बाकी फॉर्मूला वगैरह है इसको आप लोग यहाँ पर देख लेंगे, PDF में मिल जाएगा। अगला है कि निम्न व्यंजक का मान क्या है, ठीक है। इसका जो है आपको दिया गया था ये एक्सप्रेशन और इसका आपसे मान पूछा था, तो -60,675 जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा। अगला है यदि A और B का लघुत्तम समाप्त वर्तक 18 है, B और C का LCM 24 है, ABC का LCM क्या होगा। राइट आंसर जो आपका यहाँ पर निकल कर आएगा 72। ऑप्शन नंबर C जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। AB का LCM 18 है, BC का 24 है, तो LCM ABC इक्वल टू जो है ये आपका होगा। इसके बाद जब मान पुट करेंगे तो यहाँ पर 72 निकल कर आएगा। अगला है तुलसीदास का सही वर्तनी रूप चुनना था, तो तुलसीदास वाला ऑप्शन नंबर A वाला जो तुलसीदास है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर था। अगला यदि एक घड़ी में समय 2:50 से बदलकर 7:20 हो जाता है तो इस अवधि के दौरान घंटे वाली सुई कुल कितनी डिग्री जो है घूमी होगी, तो 135 डिग्री। ऑप्शन नंबर B जो है इसका राइट आंसर होगा। समय का अंतर जो है 4 घंटे 30 मिनट है। घड़ी की घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री चलती है, तो 4.5 घंटे में जो है 4.5 × 30 इक्वल टू 135 डिग्री जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्या का HCF जो है 10 है तो उनका LCM इनमें से कौन सा हो सकता है। राइट आंसर जो है 50। ऑप्शन नंबर C जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो संख्या का LCM हमेशा उनके HCF से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 50C 10 से कटता है, इसलिए यही सही जवाब होगा। अगला है यदि संख्या A और B का HCF 18 है, संख्या C और D का HCF 24 है, तो इनमें से कौन सी संख्या चारों संख्याओं का LCM होगा, तो 72। ये क्वेश्चन में भी शायद हो चुका है, तो 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है खगोल विज्ञान में जो है ओरियन क्या है, तो इसका राइट आंसर जो है एक तारामंडल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओरियन क्या है, तो ओरियन जो है अंतरिक्ष में स्थित एक बहुत ही प्रमुख और प्रसिद्ध तारामंडल है, जिसे शिकारी भी कहा जाता है। ये आकाश के खगोलीय भूमध्य रेखा पर स्थित है, दुनिया भर से देखा जा सकता है। ओरियन बेल्ट की बात करेंगे तो इसमें 3 चमकीले तारे एक सीधी रेखा में होते हैं, जिन्हें ओरियन बेल्ट कहा जाता है। प्रमुख तारे की बात करेंगे तो इसके 2 प्रमुख तारे हैं, रिगल यानी कि नीला सफेद और वेटिकुलस यानी कि लाल रंग का।
आमतौर पर जो है सर्दियाँ यानी कि नवंबर से फरवरी के में रात के आकाश में जो है स्पष्ट दिखाई देता है। अगला है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 एम स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 एम है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? 15 मीटर जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी यहाँ पर दिया गया है क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। 18 मीटर जो है यहाँ पर निकल कर आएगा। 18 मीटर जो है इसका क्षेत्रफल निकल कर आएगा, लेकिन भुजा निकालना था। ठीक है, तो 15 आएगा। अगला है आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी द्रव्य में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल किसके बराबर होगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि विस्थापित द्रव्य का भार के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि किसी तरल में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा हटाए गए विस्थापित तरल के भार के जो है बराबर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है चंद्रमा पर एक वस्तु का भार जो है 70 N है, पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा? ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा से जो है 6 गुना होता है। कल से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर 420 न्यूटन यहाँ पर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ अर्थ इक्वल टू वेट ऑफ मून इंटू 6। तो 70 इंटू 6 होगा आपका 420 न्यूटन होगा। 6 गुना अधिक है तो भार भी जो है वस्तु का 6 गुना ही होगा। तो यही सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आज सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। लगभग जो है हमने सारे प्रश्न आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। जो भी प्रश्न आपके यहाँ पर कुछ छूट गए होंगे उसको हम PDF में शामिल कर देंगे। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी जो भी लोग यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं SSCD कंप्लीट प्रिपरेशन पैक से जुड़ सकते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा मात्र 49 रुपये पे। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।